आज हम देखेंगे कि मालदीव में डाइविंग के दौरान हुए उस हादसे में असल में क्या हुआ था, जिसमें 5 इटालियन गोताखोरों और एक मालदीवियन रिकवरी गोताखोर की मौत हो गई थी। जब हमने पहली बार इस कहानी को कवर किया था, तब यह हादसा चल ही रहा था। सिर्फ एक शव मिला था। माना जा रहा था कि 4 गोताखोर अभी भी गुफा के अंदर कहीं फंसे हुए हैं और एक मालदीवियन मिलिट्री गोताखोर की उन तक पहुंचने की कोशिश में मौत हो चुकी थी। लेकिन अब कहानी अलग है। इटालियन गोताखोरों के 5 शव मिल चुके हैं। गुफा का लेआउट साफ हो गया है। परमिट का मुद्दा जांच में सबसे बड़े सवालों में से एक बन गया है। और सबसे मजबूत थ्योरी अब सिर्फ यह नहीं है कि 5 गोताखोर बहुत ज्यादा गहराई में चले गए थे, बल्कि यह है कि वे खतरनाक हालात में पानी के नीचे एक गहरी गुफा में घुस गए, शायद वापस बाहर निकलने की कोशिश की, और फिर गुफा में किसी चीज जैसे पानी का बहाव, तंग जगह, अंधेरा, कम विजिबिलिटी या गैस ने उन्हें समय पर बाहर निकलने से रोक दिया। यह सिर्फ एक ऐसी डाइव की कहानी नहीं है जो गलत हो गई। यह एक ऐसी गुफा की कहानी है जिसने शायद बाहर निकलने के रास्ते को ही एक जाल में बदल दिया। हमेशा की तरह दर्शकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। कुछ दिन पहले यह कहानी एक साधारण रहस्य जैसी लग रही थी, लेकिन तब से नई जानकारी ने पूरे हादसे की तस्वीर बदल दी है। बाकी 4 शव गुफा के सबसे अंदरूनी हिस्से में सतह से लगभग 60 मीटर नीचे एक साथ मिले। आखिरी शव 20 मई तक निकाल लिए गए थे और जांचकर्ता अब डाइव प्लान, मौसम, गहराई, परमिट, गुफा के अंदर के हालात और इस बात पर बारीकी से नजर डाल रहे हैं कि क्या ग्रुप उम्मीद से ज्यादा दूर या ज्यादा गहराई में चला गया था। तो यह वीडियो पहले वाले वीडियो का दोहराव नहीं है। यह अपडेट है, यह मैप है, यह परमिट का मुद्दा है, और यह उस घटना का सबसे ज्यादा सबूतों पर आधारित रिकंस्ट्रक्शन है जो शायद उस गुफा के अंदर हुई होगी। हादसे को समझने के लिए हमें इसे सिर्फ 5 गोताखोरों के गायब होने के तौर पर सोचना बंद करना होगा। सबूत कुछ और ही इशारा करते हैं। गुफा उथले रीफ वाले पानी में नहीं थी जहां कोई बस नीचे तैरकर जा सके, आस पास देख सके और वापस ऊपर आ सके। इसका प्रवेश द्वार ही सतह से लगभग 50 से 60 मीटर नीचे गहरे जोन में था। उसके ऊपर खुला समुद्र, रीफ, नाव और मालदीव था जिसे हर कोई जानता है। लेकिन उसके नीचे समुद्र का तल पानी के नीचे एक ज्यादा अंधेरी संरचना में बदल जाता था। मैप से मुख्य खतरा साफ पता चलता है। लगभग 50 मीटर की गहराई पर गुफा का प्रवेश द्वार है। स्थानीय लोग इसे शार्क केव कहते हैं। 50 मीटर की गहराई मालदीव में आमतौर पर मनोरंजन के लिए की जाने वाली डाइविंग की सीमा 30 मीटर से काफी ज्यादा है। इसके बाद प्रवेश द्वार से पहला चैम्बर शुरू होता है। इस कहानी के शुरुआती वर्षन में गुफा का जिक्र अक्सर बहुत आसान तरीके से किया जाता था। एक के बाद एक 3 चैम्बर, जिनमें गोताखोर और गहरे जाते जाते थे, अंतिम खंड में फंस गए। यह तब उपयोगी था जब कहानी अभी विकसित हो रही थी, लेकिन बचाव कार्य से मिले निष्कर्ष अब हमें एक स्पष्ट तस्वीर देते हैं। गुफा केवल चट्टान में एक सीधी रेखा नहीं थी। प्रवेश द्वार के पास एक बड़े कक्ष से शुरू होता था जो लगभग एक बड़ी गुफा जैसा था। उस पहले कक्ष से एक संकरी सुरंग दूसरे बड़े कक्ष में जाती थी, और वह दूसरा कक्ष ही था जहां असली खतरा पैदा हुआ, क्योंकि दूसरे कक्ष में प्राकृतिक प्रकाश नहीं था। उसका तल रेतीला था, और अगर वह रेत हिलती तो दृश्यता बहुत तेजी से कम हो सकती थी, वह भी ऐसी जगह पर जहां दृश्यता पहले से ही कम थी। फिर उस दूसरे कक्ष के अंदर या उसके पास बचाव दल को मुख्य मार्ग के किनारे एक और सुरंग मिली, और जब विशेषज्ञों ने उस सुरंग का अनुसरण किया तो उन्हें 4 लापता गोताखोर एक ही क्षेत्र में एक साथ मिले। इससे पूरी कहानी बदल जाती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि गुफा केवल गहरी ही नहीं थी, इसका आकार ऐसा था कि बाहर निकलने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकता था। गुरुवार 14 मई
2026 को समूह वावू अटल में अलीम माथा के पास पानी में उतरा। 5 इतालवी गोताखोर मोनिका मोंटे फाल्कोनी, उनकी बेटी जॉर्जिया सोमाल, मुरियल ऑर्डिनिनो, फेडरिको ग्वाल्टिएरी और गोताखोरी प्रशिक्षक जॉन लूका बेनाडेट्टी थे। मोनिका मोंटे फाल्कोनी 51 वर्ष की थीं और पारिस्थितिकी की प्रोफेसर थीं। जेनोआ यूनिवर्सिटी में मरीन इकोलॉजिस्ट। वह मालदीव के पानी में रेगुलर डाइविंग करती थीं। वह ग्रुप की सबसे जानी मानी साइंटिस्ट थीं। उनकी बेटी जॉर्जिया समाकल भी ग्रुप का हिस्सा थीं, लेकिन जेनोआ यूनिवर्सिटी के मुताबिक वह ऑफिशियल साइंटिफिक मिशन का हिस्सा नहीं थीं। जॉर्जिया उसी यूनिवर्सिटी में बायोमेड इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थीं। म्यूरियल ऑर्डिनिनो जेनोआ यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंटल और लाइफ साइंसेज डिपार्टमेंट से जुड़ी एक रिसर्च फेलो थीं और वह मालदीव में मरीन एनवायरनमेंट और ट्रॉपिकल बायोडायवर्सिटी की निगरानी के लिए साइंटिफिक मिशन के तहत गई थीं। फेडेरिको ग्वाल्टिएरी हाल ही में मरीन बायोलॉजी और इकोलॉजी में ग्रेजुएट हुए थे, लेकिन यूनिवर्सिटी ने बाद में कहा कि वह भी ऑफिशियल साइंटिफिक मिशन का हिस्सा नहीं थे। और फिर जियानलुका बेनाडेटी थे, जो ग्रुप के डाइविंग इंस्ट्रक्टर थे और खबरों के मुताबिक 7 साल से मालदीव में रह रहे थे। तो यह ग्रुप साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स, हाल ही में ग्रेजुएट हुए लोगों और एक लोकल अनुभवी इंस्ट्रक्टर का मिला जुला ग्रुप था। यही वजह है कि यह मामला इतना उलझ गया। कहा गया कि उनके पास परमिट था। यह परमिट कोई आम टूरिस्ट डाइविंग परमिट नहीं था। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रुप को डीना कैंडू में रिसर्च एक्सपेडिशन के लिए परमिशन मिली थी, जो खास तौर पर सॉफ्ट कोरल डीप वाटर मरीन रिसर्च से जुड़ी थी। यह सिर्फ एक टूरिस्ट डाइव नहीं थी, लेकिन इसे ऑफिशियल रिसर्च मिशन के तहत पूरी तरह से प्रोटेक्टेड भी नहीं माना जा सकता था। यही गैप अब जांच में सबसे बड़े सवालों में से एक है। मालदीव के अधिकारियों ने कहा कि ग्रुप के पास परमिट तो था, लेकिन रिसर्च प्रपोजल में कुछ कमियां थीं। अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि ग्रुप पानी के अंदर किसी गुफा की खोज करेगा। उन्हें गुफा की सही लोकेशन का पता नहीं था और उन्होंने कहा कि मरने वालों में से 2 लोग सबमिट की गई रिसर्चर लिस्ट में शामिल नहीं थे। जॉर्जिया और फेडेरिको कभी भी ऑफिशियल मिशन का हिस्सा नहीं थे और बेनाडेटी सिर्फ एक डाइविंग इंस्ट्रक्टर। बाद में जेनोआ यूनिवर्सिटी ने इस डाइव को पर्सनल बताया, न कि तय साइंटिफिक एक्टिविटी का हिस्सा। तो यह शुरुआत से ही किसी हादसे की ओर बढ़ रहा था। हालात और भी खराब थे क्योंकि उस जगह का माहौल भी ठीक नहीं था। खबरों के मुताबिक मौसम को लेकर येलो वार्निंग जारी की गई थी। हालात मुश्किल थे, तेज हवाएं चल रही थीं और गुफा वाली जगह पर पानी की धाराएं भी तेज थीं। बाद में अधिकारियों ने पानी के अंदर के हालात को मुश्किल बताया, तेज धाराएं और कम विजिबिलिटी। ये बातें सिर्फ बैकग्राउंड नहीं हैं, ये कहानी के लिए बहुत जरूरी हो सकती हैं। ग्रुप गुफा के मुहाने की ओर नीचे उतरा। लगभग 50 मीटर की गहराई पर वह मुहाना 2 दुनियाओं के बीच की सीमा बन गया। उनके पीछे खुला पानी और सतह पर वापस जाने का रास्ता था। उनके सामने गुफा थी, पहला चैम्बर, तंग रास्ता, गहरा चैम्बर और फिर सबसे अंदर का हिस्सा। उस मुहाने को पार करते ही डाइव का स्वरूप बदल गया। वे अब सिर्फ गहराई में डाइव नहीं कर रहे थे, वे एक छत के नीचे थे और ऐसे माहौल में सतह का कोई मतलब नहीं रह जाता जब तक कि डाइवर बाहर निकलने के रास्ते तक न पहुंच जाए। आधिकारिक जांच में हादसे की असल वजह की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि पानी की धारा ने उन्हें अंदर धकेल दिया था या वे बाहर निकल रहे थे। जब यह सब हुआ, खासकर जब तक कि रिकवरी की पूरी जानकारी सामने न आ जाए। सबसे मजबूत थ्योरी में से एक यह थी कि पानी की धारा ने शायद डाइवरों को और अंदर धकेल दिया होगा, और यह थ्योरी बेबुनियाद नहीं थी। उस जगह पर मुश्किल हालात, तेज धारा और कम विजिबिलिटी की खबरें थीं। पानी के अंदर एक तंग रास्ते में धारा उतनी ही महसूस नहीं होती जितनी खुले पानी में। वहां वह कहीं ज्यादा तेज हो सकती है। अगर कोई डाइवर धारा के विपरीत तैरने की कोशिश करता है और धारा किसी तंग रास्ते से गुजर रही हो, तो उसकी गैस बहुत तेजी से खत्म हो सकती है। यहां तक कि शांत रहने वाला डाइवर भी अपनी सही पोजीशन खो सकता है। और अगर कई डाइवर एक ही हिस्से से गुजरने की कोशिश कर रहे हों,
तो धारा तेजी से कंफ्यूजन पैदा कर सकती है। इसीलिए हाँ, धारा की भूमिका हो सकती है। इसने बाहर निकलना कठिन बना दिया होगा। लेकिन नवीनतम खोजी गई जानकारियों के आधार पर धारा अब अकेले सबसे सटीक स्पष्टीकरण नहीं है। इसलिए बेहतर स्पष्टीकरण यह है, धारा खतरे का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन अब सबसे अधिक साक्ष्य समर्थित कारण कुछ और प्रतीत होता है। अब सबसे प्रबल संभावना यह है कि आपदा एक प्रकाशीय भ्रम के कारण हुई। गोताखोर बड़े पहले कक्ष से अंदर गए, फिर संकरी सुरंग से होते हुए दूसरे कक्ष में पहुंचे। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया है, दूसरा कक्ष अलग था। अंदर कोई प्राकृतिक प्रकाश नहीं था, तल रेतीला था, और यदि वह रेत हिलती तो पानी बहुत जल्दी गंदा हो सकता था। इसलिए जब गोताखोर बाहर निकलने के लिए मुड़े तो गुफा शायद वैसी नहीं दिख रही थी जैसी उनके प्रवेश करते समय दिख रही थी। उनकी रोशनी शायद हिली हुई तलछट में वापस परावर्तित हो गई हो। असली निकास सुरंगाद अंधेरे और दबाव के कारण छिपी हो सकती है, और उस क्षण दूसरी तरफ की सुरंग संभवतः बाहर निकलने का रास्ता लग रही थी। यही प्रकाशीय भ्रम है, कोई जादुई भ्रम नहीं, बल्कि पानी के नीचे एक घातक भ्रम। पानी में तैरती रेत वाली एक अंधेरी गुफा में एक पार्श्व सुरंग मुख्य निकास सुरंग जैसी दिख सकती है, खासकर जब असली निकास धुंध में गायब हो गया हो। इसीलिए गोताखोरों को शायद लगा होगा कि वे सुरक्षा की ओर वापस तैर रहे हैं, जबकि वास्तव में वे गलत मार्ग में प्रवेश कर रहे थे, और दुर्भाग्य से वह मार्ग बंद था। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि सुरंग बाहर नहीं जा रही है, घबराहट बढ़ने लगी होगी। सांसें तेज हो गईं, गैस तेजी से कम होने लगी। एक अंधेरे, संकरे, अशांत मार्ग में मुड़ना कठिन हो गया, और चूंकि वे अभी भी लगभग 50 से 60 मीटर गहरे थे, गलती सुधारने में बिताया गया हर सेकंड स्थिति को और खराब कर रहा था। यहीं पर मानवीय त्रुटि दुखद हो जाती है, क्योंकि यह शायद कोई लापरवाही भरा निर्णय नहीं था। यह गुफा के कारण हुआ एक दृश्य भ्रम हो सकता है। अंधेरा, गाद, तनाव और दिशाहीनता गलत सुरंग को सही निकास जैसा दिखा रहे थे। इससे यह भी समझने में मदद मिलती है कि जियानलुका बेनाडेटी प्रवेश क्षेत्र के पास क्यों मिला, जबकि अन्य 4 लोग अंदर गहराई में पाए गए। अगर केवल तेज धाराएं ही होतीं तो किसी को भी नहीं बख्शा जाता। 5 में से 1 का बच निकलना अपने आप में एक चमत्कार है, लेकिन सबसे संभावित सिद्धांत यह बताता है कि वह शायद पहले ही वापस लौट गया हो, दूसरों से अलग हो गया हो, या किसी तरह गुफा के मुहाने के पास सही रास्ता मिल गया। लेकिन गुफा के मुहाने के पास भी गहराई बहुत ज्यादा थी। 50 या 60 मीटर की गहराई पर मुहाने के पास होने का मतलब सुरक्षित होना नहीं था। उसे अभी ऊपर आना था। उसे अभी भी सांस लेने वाली गैस की जरूरत थी। उसे अभी भी डिकम्प्रेशन का खतरा था, और अगर उसकी गैस पहले ही खत्म हो गई होती या वह उस जगह बहुत देर से पहुंचता, तो मुहाने वाली जगह उसे बचा नहीं पाती। यह इस मामले के सबसे डरावने हिस्सों में से एक है। हो सकता है कि वह बाहर निकलने के रास्ते के पास हो, लेकिन सिर्फ पास होना काफी नहीं था। बाकी 4 लोग गुफा के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक साथ मिले। सबसे ज्यादा संभावना यही है कि गुफा ने उन्हें फिजिकली कुचला नहीं था, बल्कि गुफा की वजह से उन्हें देर हो गई थी, और पानी के अंदर देर होना जानलेवा होता है। शायद जब वे शुरू में अंदर खोजबीन कर रहे थे, तभी उनकी गैस कम हो गई थी। अगर वे चारों बहुत अंदर, तेज बहाव, कम विजिबिलिटी और सीमित गैस वाली मुश्किल जगहों के पीछे फांसे थे, तो बाहर निकलने की हर कोशिश में वे चीज खर्च हो रही थी जिसे वे दोबारा नहीं भर सकते थे, सांस लेने वाली गैस। इसीलिए यह कहना कि उनकी ऑक्सीजन खत्म हो गई थी पूरी तरह सही नहीं है। गोताखोर आमतौर पर ऑक्सीजन खत्म होने के बारे में सीधे तौर पर बात नहीं करते, क्योंकि उनके सिलेंडर में सांस लेने वाली गैस होती है, और गैस के मिश्रण के आधार पर गहराई में ऑक्सीजन खुद भी खतरनाक हो सकती है। बेहतर शब्द ये हैं, शायद बाहर निकलने से पहले ही उनकी इस्तेमाल करने लायक सांस लेने वाली गैस खत्म हो गई थी,
और गुफा के अंदर एक बार ऐसा हो जाने पर सतह तक सीधे तैरकर नहीं पहुंचा जा सकता। सिर्फ वापस जाने का ही रास्ता होता है और वे वहां तक नहीं पहुंच पाए। जब ग्रुप वापस नहीं लौटा तो सर्च टीमें गुफा वाले इलाके की तरफ बढ़ने लगीं। सबसे पहले खोजने वाले लोग सावधानी से मुहाने के पास पहुंचे। गुफा के मुहाने के पास उन्हें जानलुका बेनाडेट्टी मिले। उस खोज से ऑपरेशन को पहला पक्का पॉइंट मिला। गुफा का मुहाना एक बहुत ज्यादा खतरनाक मिशन की शुरुआत बन गया। मालदीव राष्ट्रपति कार्यालय, गहराई, भूभाग, तेज धारा और तीव्र बहाव के कारण गोताखोरी को बेहद चुनौतीपूर्ण बताया गया और कहा गया कि गुफा के अंदर दृश्यता लगभग शून्य थी। फिर बचाव अभियान ही एक त्रासदी बन गया। बचाव कार्य में शामिल लोगों में से एक मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के सैन्य गोताखोर मोहम्मद मोहदी थे। योजना बनने के दौरान मोहम्मद बचाव अभियान का हिस्सा थे। फिर जैसे जैसे खोज जारी रही, वे उसी वातावरण में नीचे गए जहां पहले दल को ले जाया गया था। उन्होंने कथित तौर पर पहले 2 बड़े कक्षों की खोज की और संकरे आपस में जुड़े रास्तों से तीसरे तक पहुंचने का प्रयास किया। लेकिन इस मिशन के दौरान मोहम्मद को डीकम्प्रेशन सिकनेस हो गई। गहरे पानी में गोताखोरी में सबसे गहरे बिंदु से निकलने के बाद भी खतरा बना रहता है। दबाव में गैसें शरीर में घुल जाती हैं। यदि गोताखोरी बहुत गहरी, बहुत लंबी हो या चढ़ाई के दौरान उस दबाव को सुरक्षित रूप से कम न किया जा सके तो शरीर के अंदर बुलबुले बन सकते हैं। ये बुलबुले जोड़ों, फेफड़ों, रीढ़ की हड्डी या मस्तिष्क को प्रभावित कर सकते हैं। मोहम्मद को मल्ले के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वे बच नहीं पाए। इसके बाद खोज रोकनी पड़ी। मोहम्मद की मृत्यु के बाद फिनलैंड के तकनीकी गुफा गोताखोरों को बुलाया गया। वे बंद, परिवर्तित रीब्रीदर का उपयोग करते हैं, जो सांस छोड़ने वाली गैस को रिसाइकल करते हैं और एक रासायनिक स्क्रबर के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाते हैं। तकनीकी गोताखोरी में कुश्यार गाम प्रशिक्षित गोताखोरों द्वारा सही ढंग से उपयोग किए जाने पर यह बहुत लंबे समय तक गोता लगाने की अनुमति देता है। फिनलैंड के गोताखोर एक अधिक नियंत्रित योजना के साथ गुफा में दाखिल हुए। उन्हें उसी मार्ग से आगे बढ़ना था, उसी गहराई को बनाए रखना था, उसी कम दृश्यता और धारा का सामना करना था और फिर भी सुरक्षित वापस लौटना था। सोमवार को शेष 4 शवों का पता लगाया गया। वे लगभग 60 मीटर की गहराई पर थे। वे सबसे भीतरी क्षेत्र, तीसरे और सबसे बड़े कक्ष में थे और वे लगभग एक साथ थे। फिर शवों को चरणबद्ध तरीके से निकाला गया। पहले 2 शवों को बाहर निकाला गया, फिर अंतिम 2 शवों को बुधवार 20 मई को निकाला गया। तब तक सभी 5 इतालवी गोताखोरों के शव बरामद हो चुके थे। जॉनलुका बेनाडेट्टी, मोनिका मोंटेल्कोनी, जॉर्जिया सोमाल, मुरियल ऑर्डिनिनो, फेडरिको ग्वाल्टिएरी। शव बचाव अभियान पूरा हो गया था, लेकिन जांच नहीं हुई। तो मालदीव में डाइविंग के दौरान हुए हादसे में असल में क्या हुआ था? परमिट का मामला ही इस केस को उलझा देता है। मालदीव में आमतौर पर मनोरंजन के लिए डाइविंग की सीमा 30 मीटर है, लेकिन इन गोताखोरों को सिर्फ उथली रीफ पर डाइव करने वाले आम पर्यटक नहीं माना जा सकता था। जैसा कि पहले बताया गया है, इस ग्रुप के पास डीना कैनू में सॉफ्ट कोरल पर रिसर्च से जुड़ी इजाजत थी। इसलिए मामला इतना सीधा नहीं है कि उनके पास इजाजत नहीं थी। उनके पास किसी तरह की इजाजत तो थी, लेकिन जांच करने वाले अब यह पूछ रहे हैं कि उस इजाजत में असल में क्या क्या शामिल था। क्या डाइव को रिसर्च एक्टिविटी माना जा रहा था, प्राइवेट डाइव, या इन दोनों के बीच की कोई चीज? इसीलिए परमिट का मामला इतना अहम है। परमिट होने से 60 मीटर की गहराई सुरक्षित नहीं हो जाती। यह जांच के सबसे बड़े सवालों में से एक हो सकता है। न सिर्फ यह कि गुफा के अंदर क्या हुआ, बल्कि यह भी कि पानी के ऊपर मौजूद लोगों को क्या सच में पता था कि नीचे किस तरह की गुफा में डाइव होने वाली है। मौत की आधिकारिक वजह की अभी पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सबूत अब एक खास तरह की गड़बड़ियों की कड़ी की ओर इशारा कर रहे हैं। गुफा के लेआउट के आधार पर डैन यूरोप का शुरुआती अंदाजा यह था
कि वे शायद बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए, जिसकी सबसे बड़ी वजह गुफा के अंदर दिशा का पता न चल पाना, डिसोरिएंटेशन हो सकता है। यह ग्रुप आम मनोरंजन वाली सीमा से नीचे एक गहरी गुफा प्रणाली में दाखिल हुआ। वे पहले बड़े चैम्बर से गुजरे। वे एक सुरंग से होते हुए दूसरे चैम्बर में गए जहां कोई प्राकृतिक रोशनी नहीं थी। उस दूसरे चैम्बर की जमीन रेतीली थी, जिससे हलचल होने पर विजिबिलिटी खत्म हो सकती थी। उसी इलाके से एक और सुरंग बगल में निकलती थी, जो एक अंधेरा और बंद रास्ता, डेड एंड था। ऑप्टिकल इल्यूजन, नजर का धोखा, उन्हें वहां ले गया और वहीं चारों लापता गोताखोर मिले। किसी समय बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। बेनाडेटी के लिए ऐसा शायद एंट्री के पास हुआ होगा। बाकी चारों के लिए ऐसा लगता है कि यह गुफा के अंदर और गहराई में हुआ। यह वह घटनाक्रम है जो नक्शे, मौसम, पानी की धारा, शवों की जगह और उन्हें निकालने में आई मुश्किलों से मेल खाता है। लेकिन फिर भी यह साफ तौर पर कहा जाना चाहिए, जांच करने वालों ने अभी तक आखिरी वजह की पुष्टि नहीं की है। पहला वीडियो एक ऐसी त्रासदी के बारे में था जो अभी हो ही रही थी। यह वीडियो इस बारे में है कि शवों को निकालने के बाद क्या पता चला, और कहानी अभी भी आगे बढ़ रही है।